हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे गॉस के अनुप्रयोग के बारे में। और इससे पहले के वीडियो में हम लोग गॉस के अनुप्रयोग के 4 डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हैं। और उसका वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। और आज हमारे पास 5वां एप्लीकेशन है। 5वां एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि गोलीय कोष होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोलीय कोष। अगर हमारे पास कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ में अंदर में कोई आवेश ना हो, मतलब इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ना हो जबकि इस पृष्ठ के बाहर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं गोलीय कोष। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब क्या हो गया? अगर हमारे पास कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के भीतर में कोई आवेश नहीं है जबकि इसके बाहर एक समान रूप से आवेश का वितरण है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय कोष। अब इस गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, एक बार इस गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और इसके पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारे पास गोलीय पृष्ठ है उस गोलीय पृष्ठ के बाहर या गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोलीय कोष है और इसका केंद्र O और इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R है। इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। और गोलीय कोष अभी हमने बताया इस पर एक समान रूप से आवेश का वितरण होगा बाहर पर। ये हमारा हो गया एक समान रूप से आवेश का वितरण। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमसे बोला गया है कि गोलीय कोष के कारण एक बारी इस गोलीय कोष के बाहर कोई बिंदु लेंगे, यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बारी इस पृष्ठ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है और एक बारी इस गोलीय पृष्ठ के या गोलीय कोष के भीतर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि मूल बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये हमारा पहला कंडीशन क्या है कि बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हम हेडिंग बना लेते हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर, तो बाह्य बिंदु पर अब हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या मानना है कि मूल बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से हम क्या करेंगे? इस बिंदु P को हम लोग एक पृष्ठ से क्या करेंगे? संकेंद्रीय वृत्तीय पृष्ठ से क्या करेंगे? इसको ढक देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हम इसके चारों ओर एक पृष्ठ खींच देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक पृष्ठ है। ये हमने एक पृष्ठ खींच दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ पर सबसे पहले अगर बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसकी दिशा पता करते हैं। इसकी दिशा पता करते हैं। तो दिशा पता करने के लिए क्या करेंगे? ये हमारा प्लस आवेश है, जिस बिंदु पर हमें दिशा पता करना होता है वहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये वाला प्लस है और ये प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब E का डायरेक्शन हो गया बाहर की ओर। अब हमें दूसरा क्या चाहिए? अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA मान लेते हैं। अब एक तो हमें E मिल गया। अच्छा, फ्लक्स जो है इस पृष्ठ से निकलेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग DA की डायरेक्शन पता करेंगे। तो DA की डायरेक्शन पता करने के लिए इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और जो DA की डायरेक्शन होती है वो स्पर्श रेखा के क्या होती है? लंबवत होती है। मतलब ये हो गया DA की डायरेक्शन। अब यहाँ से E और DA क्या हो गया है? एक ही दिशा में है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास कोण बनेगा थीटा बराबर 0 बन गया। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिख दें कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत कुल फ्लक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत फ्लक्स। निर्गत का मतलब हो गया निकलने वाला, निर्गत फ्लक्स। तो निर्गत फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है फाई E बराबर EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे E इज इक्वल टू या EDA बराबर क्या आ गया? cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर। तो यहाँ से फाई E बराबर क्या आ गया? EDA।
अब ये तो हमारा आ गया है इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत फ्लक्स। हमें क्या चाहिए, ये पूरे जो हमारा गॉसियन पृष्ठबंध है इससे निर्गत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि कुल निर्गत फ्लक्स बराबर कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा। अब कुल फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे, इस समय समाकलन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ई डी ए। अब यहाँ से हो गया फाई ई बराबर, ई हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पर आ गया क्लोज इंटीग्रल डी ए, फाई ई बराबर ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब यहाँ से क्या हो गया, इसका हम समाकलन करेंगे तो मिलेगा फाई ई बराबर ई इंटू, अब यहाँ से क्लोज इंटीग्रल डी ए मतलब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो क्या होता 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 4 पाई, अच्छा आर क्या है स्मॉल आर, ये वाला हम बात कर रहे हैं तो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1। गॉस का नियम क्या कहता है कि जो कुल फ्लक्स फाई ई होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ देखो Q बटे, या ऐसा बोल सकते हैं ये वाला आपस में बराबर हो गए तो मिलेगा E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में आ गया Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें E का मान चाहिए तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, इकट्ठा कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बटे में क्या आ गया आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है कि अगर हमारे पास कोई गोलीय कोश है और उस गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग और करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी इसी में आगे हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग मान लें कि जो हमारे पास गोलीय कोश है, जो हमारे पास गोलीय कोश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लेते हैं। जो हमारे पास ये गोलीय कोश है इसका हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लें, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से हम क्या मान लें, यदि यदि गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा हो तो हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q अपॉन ए, और यहाँ से लिख सकते हैं Q। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अब ये गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश के लिए त्रिज्या क्या होगा कैपिटल आर होगा। तो ए का फार्मूला हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ हमने कैपिटल आर इसलिए लिया है क्योंकि गोलीय कोश बोला गया है और गोलीय कोश की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बराबर आएगा, त्रियक गुणा कराएंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब यहाँ से Q का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो Q का मान अगर समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान रखेंगे तो ये वाला आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा अपान में क्या है आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा है E बराबर, सिग्मा को इधर लाते तो हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ गया है आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला किसका आ गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार, क्या मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। अब ये तो हमारा हो गया कहाँ पर, बाय बिंदु पर। अब हमें कहाँ ज्ञात करना है, इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर। तो पृष्ठ के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब हो गया गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर E का मान, E का मतलब हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से देखो,
अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पे ज्ञात करेंगे तो ये वाला जो हमारे पास कैपिटल आर है, अगर इस पृष्ठ पे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये वाला आर और ये वाला आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अब इसका मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर हम लोग स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, पुट इन, इस पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन स्टार, मतलब इस जो हमारा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, इसका मान समीकरण स्टार में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो आर की जगह क्या रख दें, स्मॉल आर, तो हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर और बटे में स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया। ई बराबर क्या बचा है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आता है। अब ये हमारा हो गया पृष्ठ पर। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, इस गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि गोलीय कोश के भीतर कोई बिंदु मान लेते हैं पी डैश है, कोई बिंदु पी डैश है। अब पी डैश को हम लोग ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप नोट कर लें। अब हमारे पास है गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा। तो गोलीय कोश के भीतर, यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिंग, गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर ई का मान, ई का मान। अब गोलीय कोश के भीतर जो ई का मान आएगा वो यहाँ पर हम लोग कोई मानेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कोई एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे और इस क्षेत्रफल अवयव के कारण, मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमें क्या लेना है, कोई क्षेत्रफल अवयव लेना है और इस क्षेत्रफल अवयव के कारण यहाँ पर क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। इस पॉइंट पर क्या निकलेगा, एक फ्लक्स निकलेगा। जैसे हमने कहा कि हमने ये वाला पॉइंट लिया है, ऐसे ऐसे हमने ले लिया पी डैश। अब हमारी जो त्रिज्या है इसको मान लेते हैं कि हमारे पास स्मॉल आर है, हमने मान लिया इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हमारा कोई पृष्ठ बन रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से होकर निकलने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें कि बिंदु पी डैश पर, बिंदु ये वाला हमारा क्या है, पी डैश है, बिंदु पी डैश से निकलने वाला, से निर्गत फ्लक्स। तो से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास फार्मूला क्या था, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ गया, अच्छा फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई कूलाम के नियम से क्या होगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बराबर ई डी ए। तो डी ए हमारा क्या होगा, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पर जीरो हमने बताया वैसे यहाँ पर आपकी जीरो हो जाएगी, तो ये हो गया कॉस जीरो। तो ये हमारा हो गया ई। अच्छा अगर हम लोग टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ए, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई, और क्लोज इंटीग्रल डी ए का मान क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में ही बताया गया कि जो गोलीय कोश होता है उसके अंदर का आवेश कुछ नहीं होता, इसका मतलब जो गोलीय कोश है इसके भीतर आवेश शून्य है। तो अगर गोलीय कोश के भीतर आवेश शून्य है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर में 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आएगा ई बराबर जीरो बटे, ये हमारा आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और हम जानते हैं किसी भी संख्या में जीरो से भाग करने पर आंसर क्या मिलेगा, जीरो। ई बराबर क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब गोलीय कोश के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। इस प्रकार से हमारा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग अपना अगला और लास्ट और छठा डेरिवेशन करते हैं गॉस के एप्लीकेशन का। छठा एप्लीकेशन है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फिर से क्या है, एक हमारे पास अचालक गोला है, एक हमारे पास क्या है, अचालक गोला। तो हमने मान लिया हमारे पास एक अचालक गोला है और अचालक गोला पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस अचालक गोले के बाहर
तथा अंदर और इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस अचालक गोले से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और जो अचालक गोला है इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R है। अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और इस गोले के r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जो बाहर ज्ञात करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु पर क्या हेडिंग होगा, बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर। अब यहां से भैया हम क्या करेंगे, अगर हमें बाह्य बिंदु पर ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक गॉसियन पृष्ठ से चारों तरफ से इसको कवर अप कर लेते हैं। चारों तरफ से हमने क्या कर दिया है, ढक दिया है, और इस पर हम मान लेते हैं कि इसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA है। इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या पता कर लें, फिर से वही काम हमारे पास है कि सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता कर लें और DA के बीच और वैद्युत क्षेत्र के बीच कितना एंगल बनना वो पता करते हैं। तो ये क्या है, एक समान रूप से प्लस आवेश है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है तो ये प्लस है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लाएंगे तो इसकी दिशा हो जाएगी बाहर की ओर। अब क्या करें, DA की डायरेक्शन पता करना है तो भैया क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और जो क्षेत्रफल अवयव होता है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, मतलब ये हमारा हो गया DA की डायरेक्शन। अब यहाँ से देखेंगे दोनों एक दूसरे के समांतर है और एक ही दिशा में है, इसका मतलब थीटा एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। ये आप देखो बार बार वही चीज यूज हो रहा है, बार बार एक ही चीज लग रहा है। यही आपका क्या है, DA और E के बीच में एंगल कितना बना है, यही आपका मेन इसमें है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ लिख सकते हैं, माना वाना कुछ क्या है कि माना लिख देंगे कि माना एक अचालक गोला है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। माना गोले का त्रिज्या कैपिटल R है तथा गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख दें कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पर लिख देते हैं कि क्षेत्रफल अवयव से निर्गत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स या फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा भैया, फाई E बराबर E DA cos थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, E हो गया और यहाँ से आ गया DA। अब cos थीटा की वैल्यू क्या है, 0, हमने आपको बता दिया। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब ये तो हमारा आ गया फाई E से निर्गत या क्षेत्रफल अवयव से निर्गत कुल फ्लक्स, फाई E बराबर EDA। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है इससे निर्गत कुल फ्लक्स हमें चाहिए। यहाँ से लिख दिया जाए गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, हमेशा की तरह इसका हम लोग समाकलन करेंगे। यहाँ से में क्या मिलेगा, यहाँ से में मिल जाएगा फाई ई बराबर ई तो हमारा कांस्टेंट DA, और DA का मतलब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई। DA का मतलब हो गया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई r स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से r दूरी पर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, इसका जो रेडियस क्या है स्मॉल r। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, आल्सो बी नो डेट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाई इज इक्वल टू गॉस की प्रमेय से कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता समीकरण 2। अब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा हमें, E इज इक्वल टू या E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से E की वैल्यू चाहिए, सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से में क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बटे में r स्क्वायर, थोड़ा सा इसको अलग लिखते हैं, Q बटे में r स्क्वायर।
अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम मान लें कि जो हमारे पास अचालक गोला है, जो अचालक गोला है इसका जो आयतन आवेश घनत्व है वो रो है, क्या मान लिया जाए। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या कह दें, यदि अचालक गोला या अचालक गोले का गोले का आयतन आवेश घनत्व रो हो तो हम लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V, और यहाँ से Q अपॉन V की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये हमारा क्या अचालक गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो अब कैपिटल R के लिए V का मतलब आयतन 4/3 पाई R क्यूब, तो हमने लिख दिया 4/3 पाई R का मतलब इसका त्रिज्या कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से अगर तिर्यक गुणा करवा दे Q का मान तो क्या आएगा, 4/3, इसका तिर्यक गुणा यहाँ करवाएंगे पाई कैपिटल R क्यूब इंटू में रो आ गया। अब इस Q का मान उठा के समीकरण 3 में रखा जाए तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से Q का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q का मान क्या रखेंगे, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और इंटू में क्या है, रो है, और बटे हमारे क्या बच रहा, R²। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट गया तो E बराबर क्या बचा है, ये रो इधर ले आएंगे तो रो बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचा, R क्यूब बटे में 3R²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर स्टार, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण स्टार। अब ये जो हमारा समीकरण स्टार आया है और जो हमारा समीकरण एक समीकरण हमारा 3 आया है, ये दोनों समीकरण हमारा क्या है कि इस अचालक गोले के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमने बिंदु P के बाहर कर लिया, मतलब जो हमारा पास अचालक गोला उसके बाहर कर लिए, अब इसके पृष्ठ पर करेंगे तो फिर से हमारा क्या आएगा, अगर हम लोग इस अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये वाला जो R यहाँ है कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे। इस कंडीशन में स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम स्मॉल r और कैपिटल R की जो वैल्यू है उसको रख देंगे समीकरण स्टार में। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, आगे इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब हम इसको लिख देते हैं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर क्या आ जाएगा भैया, कंडीशन हमने बताया, अगर इसके पृष्ठ पर निकालेंगे तो ये वाली दूरी यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये टोटल क्या हो गया, स्मॉल r का मान, और ये हो गया कैपिटल R, मतलब इस कंडीशन में स्मॉल r बराबर हो गया कैपिटल R के, और अब इसका मान समीकरण स्टार में रखने पर, तो यहाँ से लिख दें स्मॉल r का मान इक्वेशन या समीकरण स्टार में रखने पर, तो स्टार में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ से आ गया E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये R क्यूब बटे में स्मॉल r की जगह रखेंगे कैपिटल R, तो हो जाएगा कैपिटल R²। अब 2 पावर से 2 कटी तो ऊपर 1 बचा, तो क्या आ गया, यहाँ से क्या होगा आपका E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 2R से 2R कट गया तो बचा है R अपॉन में 3। तो ये हमारा जो आया है E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट R/3, ये है इस अचालक गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक और बचा है इस अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करते हैं, फिर से इसका थोड़ा फिगर आपका अलग से है। तो अचालक गोला, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक अचालक गोला है, और इस अचालक गोले की त्रिज्या अभी हमने माना था कैपिटल R है। इस अचालक गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और इस पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है। एक समान रूप से क्या है, आवेश का वितरण, समान रूप से आवेश का वितरण, आवेश का वितरण, चलो कोई बात नहीं, एक समान रूप से आवेश का वितरण, और ये आवेश हमारे प्लस क्यू है। अब हमने कहा कि इस अचालक गोले के आंतरिक बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया इस गोले से स्मॉल r दूरी पर
एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम एक गॉसियन पृष्ठ से ढक देते हैं। ठीक, अब यहाँ से बिंदु P पर हम एक और कल्पना करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो क्या है, dA है। क्षेत्रफल अवयव क्या है, dA है। अब यहाँ से भैया पुराना वाला सिस्टम फिर से आ गया, ये बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, dA का डायरेक्शन निकालो, और इस जो हमारे पास क्षेत्रफल अवयव है इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो ये तो आपका पुराना जैसा है, तो इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, गॉसियन पृष्ठ से गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, इस पर हमने बिंदु P लिया है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ई डी ए लगा दिया। उसके बाद हमने डी ए का मतलब बंद समाकलन करेंगे तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से देखेंगे, इस पूरे का जो हमारे पास आवेश है Q है, पूरे का आवेश क्या है, Q है, और इतना भाग हमने कवर अप किया है तो इसका आवेश कुछ कम होगा। तो यहाँ से हमने बोला कि इसके आवेश में जो कमी या बढ़ोतरी होगी वो हमारे पास आ गया है Q डैश। ये क्या आ गया, Q डैश आ गया। तो अब हम लोग इस पे क्या लगा दें, कूलाम, इस पे हम लगा दें गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से भैया क्या होता है, फाई ई बराबर कुल आवेश, तो इसका आवेश हमने क्या मान लिया है, Q डैश। तो क्या हो जाएगा, Q डैश कुल आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में ये आ गया Q डैश बटे में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई का मान क्या आ गया है, इसको ट्रांसफर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया Q डैश बटे में आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अभी हमने कहा है कि इस पूरे पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है। अब अगर एक समान रूप से इस अचालक गोले पर आवेश का वितरण है तो इसका जो आयतन आवेश घनत्व होगा वो एक बराबर होगा। तो हम क्या बोल देते हैं, यदि आवेश एक समान रूप से वितरित है, यदि आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है तो रो का मतलब क्या हो गया, इसका आयतन आवेश घनत्व रो का मान बराबर होगा या समान होगा। तो यहाँ से भैया देखो रो बराबर हम जानते हैं Q बटे V। तो पहले देखो, अगर हम लोग पूरे अचालक की बात करें तो अचालक गोले का आवेश Q है, V का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आयतन, और इसका आयतन, इसका त्रिज्या क्या अचालक गोले का कैपिटल R है, तो हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर होगा किसके, जो हमने एक गॉसियन बेलन की गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब इसका आवेश क्या है, Q डैश है, बटे में V होता है, तो इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई R स्मॉल r क्यूब होगा ये, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये वाला हमने इस वाले की बात की है और पूरे के लिए हमने कैपिटल R लिखा है। अब देखो इन दोनों को बराबर कर लें तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास 4/3 पाई है, 4/3 पाई से कैंसिल हो गया। अच्छा, हमें Q डैश का मान यहाँ रखना है, तो यहाँ से अगर हम Q डैश का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, Q डैश बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, Q डैश बराबर आएगा, इस R को इधर भेज देते हैं तो ये हो गया R क्यूब बटे में कैपिटल R क्यूब, और इनटू में क्या आ गया, Q आ गया। तो यहाँ से Q डैश बराबर लिख सकते हैं R/R क्यूब पूरे का होल क्यूब इनटू में Q। अब इस Q डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से क्या लिख दिया जाए, Q डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ई बराबर 1/4 पाई क्यू बटे, अच्छा क्यू डैश है तो क्यू डैश की जगह क्या रख दें, आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्यू है, और लास्ट में क्या आएगा, आर स्क्वायर। अब देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो यहाँ से क्या बचा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारे पास क्यू बचा है और एक आर बचा है, मतलब क्यू आर बटे में आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम जानते हैं क्यू क्या है, क्यू का मतलब हो गया इस अचालक गोले का आवेश। अच्छा, इस अचालक गोले का आवेश है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्यू बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दें, क्यू की जगह पर ये वाला जो क्यू है इसकी जगह पे हम लोग क्या मान रख दें, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रख देते हैं। तो आगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा आगे, यहाँ से Q बराबर हमें क्या मिल गया, Q बराबर इसका 3 गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू में रो। अब इस Q का मान समीकरण इसमें रखने पर तो क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q का मान रखेंगे तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, और उधर क्या लिखा है, आर लिखा बटे में कैपिटल आर क्यूब लिखा। तो देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हमारे पास 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा, ई बराबर रो बचा है, रो बटे एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बचा है, r/3। और ये हमारा फार्मूला किसका है कि एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, E बराबर रो एप्सिलॉन नॉट r/3। इस प्रकार से बच्चों हमारा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का चैप्टर समाप्त हुआ। और अब हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल के लिए कोई टेंशन नहीं है, हम लोग एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बस आप पढ़ाई करते रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है।